नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात होगी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो आज इसलिए सुर्खियों में है, कहीं वहां पर पाकिस्तान की सेना चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट तो नहीं करने जा रही है? क्या पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ नवाज शरीफ पर भारी तो नहीं पड़ते जा रहे हैं? राहिल शरीफ ने बीते कुछ घंटों में इतना बड़ा फैसला किया है जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी उनके अपने मुल्क में आम जनता के बीच में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाने का दावा किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी में कि एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि आधा दर्जन बड़े सैनिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सेना से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। तमाम उनकी सुविधाएं, उनकी तनख्वाह रोक ली गई। ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो पनामा पेपर्स में जिनका नाम आया है, उनके परिवार का नाम आया है, क्या नवाज शरीफ पर दबाव बनाया है आर्मी चीफ ने अपने अधिकारियों को हटाकर? क्या नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं जनरल राहिल शरीफ कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप भी कुर्सी खाली करिए? क्या राहिल शरीफ की ये बातों से पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और नवाज शरीफ पर यह दबाव बनेगा कि वो भी एक उदाहरण स्थापित करें अपनी कुर्सी खाली कर कर? अभी पाकिस्तान में चुनावों में करीब 1.5 साल का वक्त बाकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि राहिल शरीफ क्या भ्रष्टाचार को बहाना बनाकर नवाज शरीफ को निशाना बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, कुछ खास मेहमान भारत और पाकिस्तान से एक साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या। हम तो पूछेंगे में अगले घंटे बड़ी बहस, भ्रष्टाचार बहाना, नवाज निशाना। पड़ोसी पाकिस्तान में खलबली मची है। फौज के मुखिया जनरल राहिल शरीफ ने अपने 6 बड़े अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन अफसरों को बर्खास्त किया गया है उनमें 2 जनरल रैंक के हैं और 4 ब्रिगेडियर रैंक के। इन सारे अफसरों का रिश्ता फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से बताया जा रहा है। हाल ही में जनरल राहिल शरीफ ने बयान दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म किए बगैर मुल्क में अमन और स्थिरता संभव नहीं। बहरहाल उनके इस कदम पर पाकिस्तान में कैसी प्रतिक्रिया हुई है, जरा इस पर एक नजर डालें। जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो इकदाम किया है, इस इकदाम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राहिल शरीफ साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है जो आज तक किसी मुल्क में की तारीख में नहीं हुआ, जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में हुआ। राहिल शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है, उसने दिल जीत लिया और पाक फौज के 12 अफसरान को उसने मुअत्तल किया है और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा अहम फैसला है। लेकिन सियासी पंडित जनरल राहिल शरीफ के इस कदम को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुसीबत की तरह देख रहे हैं। हाल ही में लीक हुए पनामा पेपर्स में नवाज और उनके भाई का नाम भी सामने आया था। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान का ये सियासी परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया। कहते हैं कि विवादों और आरोपों से बचने के लिए नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन चले गए थे। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरीफ को खुद नेशनल टीवी पर आकर सफाई देनी पड़ी। कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। 25 सालों से बार बार दोहराए जाने वाले इल्जामात को एक बार फिर मीडिया पर उछाला जा रहा है। लेकिन नवाज लाख सफाई दें, अब यह साफ है कि पनामा पेपर्स आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाले। राहिल शरीफ ने संदेश दे दिया है कि अगर फौज अपनी जवाबदेही तय कर सकती है तो वो खुद को और अपने खानदान को जवाबदेही के लिए पेश करें। इसकी हद ये हो सकती है कि नवाज इस्तीफा दें और एक स्वतंत्र कमीशन से जांच कराएं। लेकिन जब चुनाव को 18 महीने ही बाकी बचे हों तो विदेश में काले पैसे के नाम पर इस्तीफा क्या रंग लाएगा समझना आसान है। तो एक ओर जनता में राहिल शरीफ की बल्ले बल्ले और दूसरी ओर नवाज के नाम पर काले धन का दाग। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या पाक सेना पनामा पेपर्स की आड़ में नवाज शरीफ का तख्ता पलटने की फिराक में है? क्या नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? क्या राहिल शरीफ ज्यादा पॉपुलर बनकर उभर रहे हैं पाकिस्तान में? हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर भारत की नजर खास तौर पर होनी चाहिए। हमारी आपकी नजर बहुत जरूरी है पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी घटनाक्रम होता है उसका सीधा असर
हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तानियों पर देखा जाता है। इसीलिए आज इस मुद्दे पर मैंने तय किया कि इस पर चर्चा की जाए, जाना जाए कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या फायदा या क्या नुकसान भारत को हो सकता है। हमारा आज का सवाल एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि क्या पाकिस्तानी सेना पनामा पेपर्स की आड़ में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने की फिराक में है? अगर आपको लगता है हां, तो आप HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपनी राय हमको SMS करें। #HTP और #नवाज वर्सेस राहिल के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपके सुझावों और सवालों का इंतजार रहेगा। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभी उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला हैं प्रवक्ता के तौर पर। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव और विदेश मामलों के जानकार विवेक काजू साहब हमारे साथ हैं। रिटायर्ड कोमोडोर बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजे सिंह साहब। पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेहर तारण मेरे साथ जुड़ेंगी, शाहजेब जिलानी जुड़ेंगे और रमेश कुमार वंकवानी जुड़ेंगे, जो कि वंकवानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर भी हैं, सांसद भी हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है अभी हम, मेरे ख्याल से उस पर अगर हम लाइव जाएं, सुन लें तो क्या है, ज्यादा बेहतर होगा। हमारी जेब में एक दमड़ी भी नहीं थी उस वक्त। हम तो इसका हिसाब देंगे, मगर धरने के सर्कस के दौरान इस मुल्क को जो अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, उसका हिसाब कौन देगा? इस मुल्क के अवाम और ख़ास तौर से नौजवानों के जहनों में हमारे इदारों की जो बदनुमा तस्वीर कशी की गई, उसका हिसाब कौन देगा? मैं तो उस तनख्वाह का भी मेरे भाई और बहनों हिसाब देने को तैयार हूं जो बतौर वज़ीर आज़म मैंने कभी वसूल ही नहीं की। मगर जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं और वो प्राइवेट जहाज़ों में फिरते हैं, उनका हिसाब कौन देगा? धरने के दौरान जिन्होंने हुकूमत के जाने की पेशगोइयां की और फिर झूठे साबित हुए, उनसे हिसाब कौन लेगा? जिन लोगों ने बहुतान तराशी और झूठ की रवायत इस मुल्क में डाली, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मोमिनो, अगर कोई बद किरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा के किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो और फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो मेरे अजीज अहले वतन, दरअसल ये वो फाशिस्ट रवैया है जिसके तहत कुछ लोग मुल्क को तबाह करने के दरपे हैं। उन्हें इल्म है कि जब खुदा के फजल करम से हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अपने 5 साल मुकम्मल करेगी तो अपने वादे के मुताबिक हम मुआशी तरक्की के समरात इंशाअल्लाह आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके होंगे। यही वजह है कि हवस इक़्तिदार के मारे लोगों को अपनी शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। मुझे इस बात का रंज नहीं कि मेरी और मेरे बच्चों की नाजायज किरदार कुशी की गई, जितना दुख मुझे इस बात का है कि मुल्क और कौम का कीमती वक्त ज़ाया करके नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है जिसका हिसाब आपको लेना है, मेरे अहले वतन, आपको। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अपना सारा वक्त और सारी तवानाइयाँ इन झूठे इल्ज़ामात का जवाब देने में मैं सर्फ कर दूं, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा
और बदकिस्मती से ये उनका विजन है, उनका यही विजन है, जबकि हमारा विजन एक महफूज, खुशहाल और रोशन पाकिस्तान है। मेरे अजीज हमवतनों, हमने अज खुद इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, जबकि अवामी सतह पर ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं था। उसके बावजूद उस दिन से लेकर आज तक कमीशन की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जजों की किरदार कुशी करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है ताकि कोई इस कमीशन की सरबराही कबूल न करे और फिर उसके बाद घेराव और धरने का जवाब पैदा किया जा सके। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी खौफज़दा होकर सियासत नहीं की। मैं जिंदगी में अपने खुदा के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं डरता और खुदा पर मेरा यही गैर मुतज़लज़ल ईमान है जिसकी बदौलत मुझे पाकिस्तानी कौम की तीसरी मर्तबा खिदमत का मौका मिला है। मुझे पाकिस्तान के बाशऊर अवाम ने मुंतखब किया है और मैं अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह हूं, आपको जवाबदेह हूं। इसीलिए आज मैं आपके सामने एक अहम ऐलान करना चाहता हूं कि मैंने फैसला किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दें ताकि जो लोग बहुतान तराशियों की इंतहा पर उतरे हुए हैं वो इस इक़दाम से हमारी शफाफियत की इंतहा भी देख लें। मैं इस कमीशन की सिफारिशात कबूल करूंगा, लेकिन मेरे अजीज अहले वतन, अगर मुझ पर इल्जामात साबित ना हुए तो वो लोग जो रोजाना झूठे इल्जामात का बाजार गर्म करते हैं कौम से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क को संबोधित कर रहे थे और दो बातें बहुत साफ तौर पर नजर आईं कि कहीं ना कहीं दबाव है। जिस तरीके से जनरल राहिल शरीफ ने अपने सेना के अधिकारियों पर कार्रवाई की है भ्रष्टाचार के नाम पर, वहीं नवाज शरीफ साहब जिनके परिवार पर पनामा पेपर लीक्स के बाद बड़े गंभीर संगीन इल्जाम लगे हैं करप्शन के, वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं खत लिखूंगा और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो एक कमीशन बनाए और वो जांच करे उनके और उनके परिवार की। लेकिन एक बात बहुत साफ की कि वो अपने 5 साल पूरे करेंगे, इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उल्टा इल्जाम लगाया अपने राजनीतिक विरोधियों पर कि वो लोग जानबूझकर उनको और उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ, जब से पनामा पेपर लीक्स का नाम आया और नवाज शरीफ साहब पहले हफ्ते भर के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए, ये खबरें अटके जोरों पे आई कि शायद वो लौटेंगे नहीं। फिर जब वो लौटे तो राहिल शरीफ साहब ने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े 6 अधिकारियों को करप्शन के चार्जेस में ही हटा दिया। तो क्या सवाल ये खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी करप्शन के चार्जेस से जूझ रहे हैं तो वो भी कुर्सी छोड़े? इसी मुद्दे पर आइए बड़ी बहस करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपको करा दूं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुशांत सरीन साहब मेरे साथ हैं, जीजे सिंह साहब मेरे साथ हैं, विवेक काजू जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, मेहर तारन मेरे साथ जुड़ेंगी, शाहजेब जिलानी हैं और डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी है जो कि
मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान में, पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के भी। सबसे पहले मैं सीधे पूछूंगा वंकवानी साहब आपसे, क्या आपके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की कुर्सी को खतरा है? राहिल शरीफ साहब ने जो कदम उठाया, क्या वो प्रेशर में है इस टाइम पे? इस नेशन टू द एड्रेस टू द नेशन की क्या जरूरत पड़ी वंकवानी साहब? पहली चीज ये कि ये 90s का दौर नहीं है। इस वक्त के मुंतखब वजीर आजम मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने का जिसने अज़म लेके इस मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अपोजिशन जो इसकी मेहनत और पाकिस्तान की तरक्की को देखकर बुखलाहट का शिकार थी, और उनके मुंह के ऊपर आज एक तमाचा है प्राइम मिनिस्टर का खिताब। पर ये डॉक्यूमेंट्स तो पनामा पेपर लीक्स हैं, ये किसी आपकी अपोजिशन पार्टी ने नहीं लगाए हैं, ये दुनिया भर में हो रहे हैं तमाम। टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ तो आप मुझे वो डबल आवाज आ जाता, आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। पहली चीज ये कि आप एक तमाचा है उस सब लोगों के ऊपर जो ऐसे इल्जामात लगाते थे। पनामा लीक्स में जो भी ऐसी चीजें आई हैं, मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनली चीजें आई हैं, मगर इन चीजों का वो चीजें वो आई हैं कि ऑफशोर कंपनी है, मगर इन चीजों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस करना, आप इसी चैनल के ऊपर मुझे आप 1 महीने के अंदर दोबारा बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कोई ऐसी यहाँ पे करप्शन का कोई सबूत, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई पैसा ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ है। सऊदी में एक रिएक्शन शाहजेब जिलानी मेरे साथ हैं, आप ही के मुल्क से एक कॉरेस्पोंडेंट बीबीसी के। शाहजेब, क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर प्रेशर है राहिल शरीफ के स्टेप्स के बाद जो उन्होंने किए अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट में करप्शन के लिए? शाहजेब, प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर तो काफी है, और पाकिस्तानी सेना के कमांडर आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने जो स्टेप लिया कल, वो भी बहुत ही अनयूजुअल था कि 6 बड़े ऑफिसर्स को करप्शन में डिसमिस करना, उनको सर्विस से निकालना। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर तो क्लियरली है, और वो प्रेशर है उनके विरोधियों का, जिसमें इमरान खान बड़ा नाम है। वो पहले भी लगाते रहे हैं आरोप प्रधानमंत्री पे करप्शन के, और जब ये पैनामा लीक्स में ये नाम सामने आया तो इसमें ये क्लियर रखें कि प्राइम मिनिस्टर का अपना नाम सामने नहीं आया, उनके बच्चों का नाम आया है, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज का, जिसकी वजह से उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि ये पैसा, ये लंदन की प्रॉपर्टीज, ये फ्लैट्स, उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो इसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी की काफी डिमांड है। यहाँ का जो मीडिया है वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर काफी प्रेशर रखा हुआ है। तो ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर को करना ही था कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश ये होगी कि मामला डिफ्यूज हो। ये बात यहाँ पे ज्यादातर लोग मानते हैं। पर कोई भी शाहजेब कोई भी इस कमीशन का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं हुआ। आपको लगता है कि मामला इतना आसान है पाकिस्तान में रहकर? आसान नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास ये जब जाएगा तो वो पहले ही रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना गवर्नमेंट का काम है। उनके पास ये जब जाएगा तो देखना ये होगा कि वो किसी ऑर्डिनेंस के तहत कोई स्पेशल कमीशन फॉर्म होता है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। बिल्कुल अभी ये बात क्लियर नहीं है। बिल्कुल ये बात क्लियर नहीं है। मैं अपने इंडियन गेस्ट के पास आता हूँ, फिर आप दोनों के पास लौटूंगा। वंकवानी साहब और शाहजेब, आप रहिएगा, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका ऑडियो अप है, हम आपकी आवाज सुन पाएंगे और फिर मैं आपको समझ पाऊंगा। कोमोडोर जीजे सिंह ने हाथ उठाया। कोमोडोर, पहले आप बोलिए। कोमोडोर, क्या राहिल शरीफ ने प्रेशर क्रिएट कर दिया नवाज शरीफ पर? हाँ, देखिए, मैं समझता हूं कि ये राहिल शरीफ का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इस काम करने से जो उन्होंने अपने 5-6 जनरल्स और ब्रिगेडियर रिमूव किए हैं, इसके साथ उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि उनका डिपार्टमेंट अभी पूरा क्लीन अप हो गया है और नवाज शरीफ साहब को शर्मिंदा कर दिया गया है। और अगर कल आर्मी पाकिस्तान को टेक ओवर करती है तो कोई भी देश उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज वो पहले ही करप्शन के साथ लिपट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ना ही पाकिस्तान के अंदर, ना ही कोई दुनिया का देश या कोई बड़ा लीडर उनके ऊपर उंगली उठा सकता है कि इन्होंने जो पाकिस्तान को टेक ओवर किया है, उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर क्यों किया है। तो जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। सुशांत सरीन,
पहली बार है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इतना बड़ा स्टेप लिया। सुशांत सरीन, पहली बार इतना बड़ा स्टेप लिया और उसको बाकायदा पॉपुलराइज भी किया गया, उसका प्रोपेगेंडा भी किया गया। दुनिया भर को पता लगा कि राहिल शरीफ साहब ने कितना बड़ा कदम उठाया है। क्या मंशा थी? सुशांत जी आई एम सॉरी, ठीक करना। सुशांत सरीन, आपका ऑडियो हमको नहीं आ रहा है, मैं आपको कनेक्ट करता हूं। सम टेक्निकल प्रॉब्लम। काजू साहब, यही सवाल मेरा आपसे, आप जवाब देना चाहेंगे? काजू साहब, देखिए, जो कदम उन्होंने उठाया है वो कितना गंभीर, अब जनरल शरीफ ने उठाया वो कितना गंभीर है वो इससे जांचा जा सकता है। अनुमान ये इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खान खटक को फौज से बाहर निकाल दिया। उबैदुल्ला खान खटक पे जो इल्जाम थे वो तो पहले से, जो फ्रंटियर कोर में जब वो थे उस जमाने के थे, लेकिन वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के हेड थे। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वो कमांड है जो कि पाकिस्तान की फौज के परमाणु हथियारों को रखती है अपने पास। उनका इस्तेमाल, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ होता है। अब इस पर पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पाकिस्तान की इंक्वायरीज होती हैं अफसरों के बारे में जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में नियुक्त होते हैं, उस पर सवालिया निशान लगेंगे। दुनिया में लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो कितनी सेफ हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया राहिल शरीफ ने, जिससे साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि करप्शन के मामले में नवाज शरीफ साहब का खानदान एक सफाई दे और क्रेडिबल सफाई दे, और इसके देने में अगर नवाज शरीफ का तख्ता जाता है तो फौज को, राहिल शरीफ और सेना को कोई आंसू नहीं बहाएगी। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो इस वक्त कू करना चाहती है फौज। बिल्कुल, उनको कू करने की जरूरत नहीं है, उनके मकसद इस कदमी से हल हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं, बगैर कू किए सब कुछ पाया जा सकता है। उस रास्ते पर जनरल राहिल शरीफ चलते दिख रहे हैं। सुशांत सरीन, अभी अभी जो घोषणा की प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर एक कमीशन बनाने की बात करेंगे, आपको लगता है कि इसके जरिए उनके परिवार पर, उनके खानदान पर जो दाग लगा है वो धुल पाएगा करप्शन का? को ठीक करना भैया। देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है। एक तो मैं काफ़ी सहमत हूँ जो काजू साहब कह रहे हैं कि कू वाला अभी माहौल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है और वो एक टेम्पलेट बनते आ रहा है पिछले 1-2 साल से कि फ़ौज ने जो सिविलियन हुकूमत है उसको एक कोने में ढकेला हुआ है, और जब भी वो उनसे कुछ चाहती है तो उसको और धकेलती है और वो उनसे जो भी कंसेशंस लेने होते हैं वो ले लेती है। मेरे ख्याल माहौल ये है अभी। लेकिन 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक जो आज की तकरीर है नवाज शरीफ की, उससे महसूस ये हो रहा है, और मेरे ख्याल काजू साहब शायद मुझसे सहमत होंगे इस बात में, कि नवाज शरीफ का जो एक लिहाज से कैरेक्टर है वो ये है कि जब उनको बहुत ज़्यादा धकेला जाता है तो कहीं ना कहीं पे उनका एक वो स्नैपिंग होता है और वो अपने ही डिग्स इन हिज हील्स। तो कुछ उस तरफ वो मेरे ख्याल जा रहे हैं, और अगर उनको ज़्यादा धकेला गया तो ये भी हो सकता है कि वही जो 90 के दशक में वो अपना अकड़ लगा लेते थे फौज के खिलाफ, कहीं वो वाले हालात दोबारा से पैदा ना हो जाए, लेकिन उसमें अभी समय है। दूसरी चीज़ ये कि जहां तक ये केस का मामला है या करप्शन का मामला है, नवाज शरीफ और उनके परिवार के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कब ली गई थी, क्योंकि ये आमतौर पर मालूम होता है कि ये 90 के दशक में ली गई थी, और उस जमाने में वो पैसा कहां से गया, क्यों गया, अगर किसी ने आपको वो पैसा तोहफे में दिया तो क्यों दिया, उसका क्विड प्रो क्यों क्या था, इन सारे सवालों का आज तक पाकिस्तान में कभी जवाब नहीं मिला। उस जवाबदेही वो आज होने को कगार पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी तह तक पहुंचेगा या उस पर लेपापोती करेगा? अगर वो लेपापोती करते हैं तो मेरे ख्याल
जो आजकल का माहौल है और एक जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है, उसमें मुश्किल हो जाएगा लेपापोती करना। और अगर वो उसके अंदर तक जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा संभालना इस चीज को। एक और चीज मैं कह दूं जो बड़ी अहम होगी, ये जो इंक्वायरी या जो भी होगा वो कितने दिन चलेगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर राहील शरीफ रिटायर हो जाएंगे और एक नए आर्मी चीफ आएंगे। और पाकिस्तान में ये भी प्रथा रही है कि कई महीने पहले आप अगला जो आर्मी चीफ होता है उसकी नियुक्ति पहले से कर देते हैं। अगर नवाज शरीफ ने इस तरीके की कोई काम किया तो मेरे ख्याल जो सिविल मिलिट्री तनाव है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और शायद उस समय कुछ हालात काबू से बाहर हो जाए। राइट। मैं एक मेहर तारानी मेरे साथ जुड़ गई हैं, प्रेम शुक्ला भी हैं। वंकवानी साहब मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला मैं पहले आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी इस पूरे पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है पनामा पेपर लीक्स के बाद किस तरीके से देख रही है? क्या नवाज शरीफ साहब के साथ इन हालात में बातचीत करना फायदेमंद है? नहीं, फिलहाल तो जो स्थितियां हैं पाकिस्तान में, आज नवाज शरीफ जिस तरह से बातें भी कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि नवाज शरीफ आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्योंकि पेशावर हमले के बाद से ही जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान लागू किया है, तो बहुत सारे जो सिविल मामले थे उनको मिलिट्री ले जा चुकी है, अपने हाथ में ले चुकी है। और अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरह से राहील शरीफ ने अपना आखिरी पत्ता खेला है, क्योंकि राहील शरीफ अच्छी तरह से जानते हैं कि IMF और अमेरिका के प्रेशर में एक लोकतांत्रिक सरकार को हम ऐसे तख्ता पलट के माध्यम से नहीं हटा सकते, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत बेहतर ढंग से खेला है। और उस खेल के कारण नवाज शरीफ बड़े खतरे के इसमें आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि ऑलरेडी वो आतंक के मुद्दे पर जो भारत को चाहिए उनसे सहयोग, वो सहयोग अभी प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए वार्ता का मुद्दा जो है फिलहाल जो है वो अपने आप हाशिए पर गया हुआ है। और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, जब तक वो आतंक के मामले में भारत की चिंताओं को जो है उसकी अनदेखी करता रहेगा, तब से उससे वार्ता करने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी जो है राहील शरीफ जो हैं वो पूरी तरह आपके से लिए कौन फायदेमंद है बातचीत के लिए, राहील शरीफ की नवाज शरीफ, किससे? नहीं, हमेशा वहां पर जो स्थितियां होती है कि भारत तो हमेशा चाहेगा कि लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत हो, लेकिन वहां पर यदि तख्ता पलट की स्थिति होती है, तख्ता पलट की स्थिति में अगर वहां सैन्य हुक्मरान बैठते हैं तो क्या भारत सरकार ने उसको मान्यता देनी चाहिए? पहले यह प्रश्न पैदा होगा। बातचीत तो अगली बात है। राइट। मेहर मैं आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि वहां रहती हैं, आप हमसे ज्यादा बहुत आसानी से हमको समझा सकती हैं, हिंदुस्तानियों को बता सकती हैं कि बीते 24 घंटों में जब जनरल राहील शरीफ ने अपने 6 बड़े ऑफिसर्स को डिसमिस किया, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी क्या बहुत तेजी से बढ़ी है? क्योंकि हमने कुछ पाकिस्तानी चैनल्स पर रिपोर्ट्स देखी जो ये दिखाती हैं, जो ये बताती हैं कि राहील शरीफ के इस स्टेप की बहुत तारीफ हो रही है पूरे पाकिस्तान में कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया। मेहर सुमित, एक्चुअली हमारे मुल्क में इट्स नॉट अ वेरी सिंपल डिस्कशन, क्योंकि फौजियों के जितने भी अच्छे इंटेंशंस होते हैं, बहुत सारे लोग उनको बहुत सिनिसिज्म के साथ देखते हैं बिकॉज ऑफ द 3 years ऑफ मिलिट्री रूल दैट पाकिस्तान हैज हैड। लेकिन हमें तो पिछले कुछ सालों से, जब से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं राहील शरीफ साहब, हमें तो कभी ये इम्प्रेशन नहीं मिला कि ये सिविलियन उसमें इंटरेस्टेड हैं, सिविलियन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं आउस्ट करने में, उसमें हमें तो कभी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। इस वक्त असल में ये दोनों चीजें कनेक्ट हो गई हैं, पता नहीं ये इंटेंशनल है या नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी बहुत अरसे से चाहते हैं कि जो सिविलियन हमारे रूलर्स हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो। इसी वजह से 20 साल पहले इमरान खान ने एक पार्टी बनाई थी, तहरीक इंसाफ, बिकॉज हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग पावर में हैं उनकी कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है। और ऑफ कोर्स लोग इस बात से खुश हैं कि कोई ना कोई जो कि एक स्पेशली एक ऐसे इंसान जिनको वो इज्जत की नजर से देखते हैं, उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन दोनों चीजों को आपस में कन्फ्लेट ना किया जाए। राहील शरीफ, आपने कहा कि अच्छा कदम उठाया है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर कोई प्रेशर था इस एड्रेस का? अचानक वो एड्रेस करते हैं, एक कमीशन की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, ये तो सब अचानक हो रहा है। इसका मतलब नवाज शरीफ साहब पर प्रेशर है। दोनों खबरों को जोड़ के देखना ही होगा।
ये रोज का हो रहा है, क्योंकि हमारे अखबारों में और हमारे मीडिया में तो ये रोज की खबर है। वो चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इज ऑलरेडी स्पोकन टू द नेशन के बनाएं, लेकिन आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जब आप गवर्नमेंट में हो तो आप एक जुडिशियल कमीशन बना रहे हो, तो उस जुडिशियल कमीशन की क्या होगी क्रेडिबिलिटी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। लेकिन उनके ऊपर क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो ऑफ कोर्स दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड तो हैं किसी ना किसी तरह से। the message is very clear कि accountability होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए, be it the chief of army staff or be it the prime minister of Pakistan. And I think the only way we can look at it is कि बड़ी positive बात है, but of course we need to be very careful कि जो military organization। मेरा आपसे एक सवाल और ईमानदारी से, फिर मैं बंकवानी पास के पास जाता हूँ। क्या नवाज शरीफ साहब की कुर्सी खतरे में है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को हो सकता है किसी ना किसी पॉइंट पे, इवन अगर इफ देयर वाज नो इलीगैलिटी कनेक्टेड टू उनके ऑफशोर कंपनीज के साथ, ऑफ कोर्स अगर वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर नहीं बता सकते कि वो कंपनीज वहां पे क्यों हैं, तो अगर उनके ऊपर मॉरल पड़ता है, ही मे हैव टू रिजाइन। आई डोंट नो, पीपल डू रिजाइन, लेकिन उनकी ही पार्टी का कोई और इंसान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। राहिल शरीफ या कोई फौजी इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, एंड दैट्स नॉट जस्ट माय ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ये यहाँ पे हर एनालिस्ट का या कोई जो मेरे साथ रमेश कुमार वंकवानी है, PMLN के मेंबर हैं, MNA हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है। वंकवानी साहब, क्या ये पॉसिबल है जो बात मेहर कह रही है कि नवाज शरीफ साहब प्रेशर में अपनी कुर्सी छोड़े और आपकी पार्टी का कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान का? वंकवानी साहब, इस वक्त नवाज शरीफ की क़यादत की जरूरत है इस मुल्क को। इस जैसी सोबर क़यादत, नॉलेजेबल, जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा है, मैं समझता हूं कि उसकी इस वक्त जरूरत है मुल्क को। कभी भी हमारी पार्टी के लोग ये नहीं कहेंगे कि इल्जामों के ऊपर, और वो भी उनके बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर नहीं हो, और वो खुद छोड़ें और किसी को दें। ये हमारी पार्टी के अंदर जो पार्टी है हमारी, हम लोग समेत, मैं उसमें हूँ, मतलब हम कभी भी ये फैसला नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आर्मी का जो डिसीजन आया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी चीजें आती रहती हैं, ये पब्लिक में ही पहली बार तो हुआ है, मगर ये टाइम जो है ये इस वजह से डिस्कस हो रहा है कि इसी टाइम पे ये चीज आ रही है। आर्मी जनरल राहिल शरीफ एक फौजी बंदा है, कभी भी वो कू वाली जो सियासत होती थी कि आर्मी का टेक ओवर, वो वक्त चला गया। ये हुकूमत 2018 तक अपना वक्त पूरा करेगी। अगर बीजेपी के भाई ने जो अभी बात की कि ये आज जा रही है, ये पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, ये हमेशा ऐसी सियासत करती हैं। जो इमेच्योर लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं आज पार्टी गई, कल धरनों के ऊपर। आप ये कह रहे हैं वंकवानी साहब कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अगर इतने सीरियस एलिगेशंस लगते हैं उनके फैमिली पर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि हर एक बंदे की, पहले साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद पेश हो रहा है, वो कोई अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे इनकार नहीं है। नैब को भी हमने जब यहाँ पे नैब के लिए मैसा के एक प्राइम मिनिस्टर जिस पर करप्शन के चार्जेस लगे अपनी फैमिली को लेकर, वो अपनी कुर्सी पर बैठकर इंक्वायरी कराए, क्या वो इंक्वायरी जेन्युइन होगी? नहीं, वो कुर्सी पे बैठकर, सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा जो है, जुडिशियल कमीशन की जो हमने बात की, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इवन हमारे पास नैब जो यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आज भी पंजाब के अंदर यहाँ पे भी उनको करप्शन नजर आती है, वो करप्शन करते हैं, मगर आप अगर इंटरनेशनली हमारी फिगर देखें, सुशांत सरीन आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, विवेक काटजू साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे जो आज भी आप देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो, बहुत सारी चीजें हो, वो आज भी आप देखें, जी विवेक जी, खुद कहते हैं कि जी काटजू साहब, वंकवानी साहब सुनिए, जवाब सुनिए। काटजू जी, अब चाहे नवाज शरीफ की कुर्सी बचे, चाहे वो रहें या जाएं, दरअसल बात हकीकत यह है कि वो अब राजनीतिक रूप से बहुत ही कमजोर पड़ गए हैं, और अब उनका जो पहले दबदबा था, राजनीतिक दबदबा, वो उनका, उनके परिवार का, वो हल्का होता जाएगा। फौज अब जो भी पाकिस्तान की नीतियों को अपने हाथ में लेती जाएगी, और ये सबक एक हमारी सरकार को सीखना है। मोदी जी ने जो पहल की थी, वो पहल अब खत्म हो रही है नवाज शरीफ के साथ। अब एक हमें अपनी
हमारी जो नीतियां हैं पाकिस्तान की तरफ, वो हमें फिर पुनः विचार करना पड़ेगा उन पर। मैं समझता हूं अगर आप जैसे दोस्त जो है वो इस तरीके की मीडिया के ऊपर बात करेंगे, इस वक्त इन दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जरूरत है हकीकत की बात करनी जरूरी होती है जनाब। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो पाकिस्तान के गेस्ट हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने हालात हैं, जो आज जैसे काजू साहब ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बहुत कमजोर पड़ गए हैं, जो हालात हैं वो सब एक कू के लिए बन गए हैं, मगर उनके बचाव में दो फैक्टर आते हैं। एक फैक्टर आता है कि नवाज शरीफ जो है वो दूसरी तरफ राहील शरीफ है, और जो राहील शरीफ है मुझे लगता है कि वो कुछ नवाज शरीफ का लिहाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो राहील शरीफ है वो ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं लगते कि पाकिस्तान की कमान को संभाले, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने पहले कह दिया है कि मैं पीसफुल लाइफ करना चाहता हूं, और साथ में अगर पाकिस्तान को लेते हैं तो उनके ऊपर बड़ा दबाव आता है। कमोडोर सुशांत सरीन, भारत के लिए यह स्थिति कितनी चिंताजनक है? चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो रहा है और जो सेना अध्यक्ष है वो मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है आम जनता में। सुशांत सरीन। देखिए, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो लफाजी तक तो उनके साथ बड़ी अच्छी लफाजी चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हो जाते थे, लेकिन वो कोई उस तरीके की इनिशिएटिव या पहल लेने की पोजीशन में पहले भी नहीं थे, और शायद अब और भी कम होंगे। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में क्या तंत्र है, पाकिस्तान की सत्ता पर कौन काबिज है, किसका सिक्का कितना चलता है, ये पाकिस्तान के लिए डिसाइड करने की बात है। वहां पर जो होगा सत्ता में, जिसके पास वो सिक्का होगा, हमको तो उसी के साथ डील करना है, या जैसे भी डील करना है वैसे डील करना है। तो मेरे ख्याल उस लिहाज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो जाती है कि अगर पाकिस्तान में इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो अक्सर हमने ये महसूस किया है कि फिर भारत के साथ तनाव जो होता है वो उस जो राजनीतिक उठापटक होती है उसका एक आउटलेट भारत के साथ तनाव बढ़ने की तरफ निकलता है, और वो एक चिंताजनक ज्यादा बात है। नहीं तो पाकिस्तान के साथ ना तो हमारा कोई ऐसा बहुत ट्रेड है, ना कुछ और रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ कि हमारी सेहत के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक चीज मैं और बोलते चलूं कि देखिए, वहां पर पाकिस्तान में जो आजकल का जो ढांचा है, राजनीतिक ढांचा, उसमें दिक्कत यह है कि राहील शरीफ पॉपुलर तो बहुत होंगे, लेकिन क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या उनके पास एक ऐसी पार्टी है जो उनको चुनाव जितवा सके? वो तो नहीं है उनके पास। तो और क्या कू नहीं कर सकते वो? क्यों नहीं करेंगे? चुनाव की तरफ क्यों जाएंगे? पहले की बात होगी। नहीं, अगर कू करेंगे तो उसके अपना इंपैक्ट होगा, और जो ये कमांडर साहब कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दुनिया भर में, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन प्रूव हुई इसलिए दुनिया भर के जो मुल्क हैं वो उस कू को स्वीकृति दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बाकी देशों के अपने अपने कानून हैं, वो पाकिस्तान के साथ डील जरूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो भी थोड़ी बहुत इमेज है वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल इस चीज का उनको ख्याल रखना पड़ेगा। तमाम तरीके की सैंक्शंस लगती हैं, तमाम और चीजें होती हैं, शायद पाकिस्तान वो अफोर्ड ना कर सके और ना फौज वो चाहे। फौज का मेरे ख्याल जो उद्देश्य है वो ये है, और जो ज्यादा डेंजरस चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि हम अब जो सिविलियन हुकूमत है उसको एक म्यूनिसिपैलिटी बना के रखें, और तमाम जो अहम इश्यूज हैं वो हमारे हाथ में हो, उनको हम कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल ये उस तरफ चीज जा रही है, और वो केवल किसी एक मिलिट्री आर्मी चीफ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये कहीं इनके रिटायरमेंट के बाद दूसरा आदमी भी शायद इसी राह पे चलेगा। तो मेरे ख्याल वो एक जो डायरकी वाला सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान में, वो एक लिहाज से ज्यादा चिंताजनक है, और उसमें हमारा अगर हमने डील करना है पाकिस्तान के साथ तो एक और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाती है। मेहर रिस्पॉन्ड करिए। कहां से कहां बात किधर चली गई है, किधर कहां ले गए बात आप? नो, डू यू वैसे ही कुछ बोल, कहां लेके जाएं? डू यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? मेहर, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है।
एक ऐसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में जो सबसे अधिक रईस माना जाता है पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसकी प्रॉपर्टी में, जिसकी संपत्ति में 1 अरब रुपयों का इजाफा हुआ है। परिवार में 2015 में जो आपके चुनाव आयोग ने जो डिटेल्स रिलीज किए हैं वो दिखाता है कि किस तरीके से शरीफ परिवार के पास पैसे, अकूत पैसा इकट्ठा हुआ है। इन सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हम इंक्वायरी कमीशन बना देंगे और जांच होगी, क्या ये बात पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी? एज आई सेड, पाकिस्तान की आवाम को अपने रूलर्स के साथ, जैसे कि आपके मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस के एक फाइनेंशियल स्कैंडल्स के साथ इशू हमेशा से रहा है और रहना चाहिए भी। पाकिस्तान में लोग आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों को आवाज उठानी चाहिए, उनका राइट है। सिमिलरली नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को पूरी तरह है, उनका भी राइट है, वो अपने आप को डिफेंड करें। आई एम जस्ट सेइंग कि इस बात को बिल्कुल करना चाहिए। हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना नाम क्लियर करें। एंड आई होप कि एक आप बताइए ना मेहर, अभी आपने शुरू में कहा, मेहर आप ही ने शुरू में कहा कि इस कमीशन पर सवाल भी खड़े होंगे जब आप, जो रूलिंग है प्राइम मिनिस्टर है वही इंक्वायरी बनाएगा और वो वहां पर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तो क्या इस पर विश्वास किया जाएगा? इस पर मैं एग्री करती हूँ। यस, एज ए ले पर्सन, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई डू बिलीव किया था थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान एक एटीएम नहीं बन सकता। नवाज शरीफ ने उसको एक एटीएम बना दिया है कि जितना पैसा निकाल सकता है निकाल के बाहर रख सकता है। मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कहा, मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन के बारे में जो पावर में रहे हैं, जो रूलिंग पार्टीज रही हैं, आई ऑलवेज केयर अबाउट इट। उन्होंने पैसे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है और पैसा खाया है। आई ऑलवेज, आई मीन देयर इज नो क्या पॉलिटिशियंस का ये फर्ज नहीं है? अकाउंटेबिलिटी हो, इट्स नॉट फॉर इंडिया, इट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान की अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। एंड आई होप इट हैपेंस कि अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी सच है वो सामने आ जाए एंड दिस थिंग कम्स टू एन एंड। प्रेम शुक्ला साहब, ठीक है, प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मैं आपसे पूछता हूँ। जी काजू जी, काजू जी, प्रेम शुक्ला जी बात हूँ। इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि और किसी भी मुल्क में फौज को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है भ्रष्टाचार के मामले में। हाँ, राजनीतिक रूप से वाद विवाद चलते रहते हैं जैसे भारत में है और डेमोक्रेटिक देशों में होता है, लेकिन पाकिस्तान ये यूनिक है इस मामले में कि जनरल राहिल शरीफ जो आर्मी चीफ हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को राह दिखाएं। बिल्कुल, इस पर मेहर जी क्या बोलेंगी? इनके आवाम को अकाउंटेबिलिटी तो है ही हर देश में, लेकिन यहाँ तो फौज भी एक है। इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हैं, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, क्योंकि हमें समहाउ एक सर्टेन स्टेबिलिटी की जरूरत है जो कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को कभी नहीं मिल सकी। एंड आई होप कि अब मिलेगी। आई होप कि हमारे अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज और हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे कोर्ट सारे अपनी जगह पे इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकें, ताकि फौज को या किसी को कभी उनके पास कोई एक्सक्यूज या कोई रीजन ना हो टू इंटरफेयर इन सिविलियन। प्रेम शुक्ला साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिनकी फैमिली पर करप्शन के चार्जेस हैं, वो कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करूंगा और मैं कमीशन बना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जज को लिख रहा हूं और वो तय कर देंगे। इस तमाम नजरिए से आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेबिलिटी राहिल शरीफ से ज्यादा हो जाएगी, वो राहिल शरीफ जो करप्शन पर एक्शन ले रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमको भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को वो व्यक्ति ठीक रहेगा जो आतंकवाद पर भारत की चिंताओं का ख्याल रखे। जैसे ही वहां तख्ता पलट होता है या सेना आती है, जैसे 99 में जो है परवेज मुशर्रफ आए, तो भारत में आतंकवाद की घटनाओं में इजाफा होता है। जब वो स्थिर हुए तो 2004 में वो सीज फायर साइन करने लगे। तो इस समय नवाज शरीफ रावलपिंडी से को विश्वास में लेकर ही, लेकिन वो भारत के साथ कम से कम आतंकवाद पर चिंता ओरली ही सही व्यक्त कर रहे थे। यदि वहां सेना का नियंत्रण बढ़ता है तो सेना अपने को संस्थापित करने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों को
प्रायोजित करना बढ़ाती है। इसलिए भारत को इस बात की अधिक चिंता होनी चाहिए कि हमारी चिंताओं को, आतंकवाद के प्रायोजन को रोकने का काम कौन करेगा। ये हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। कि पाकिस्तान अस्थिर होता है, सेना का नियंत्रण बढ़ता है, तो भारत में उनकी गतिविधियां, आईएसआई की गतिविधियां और उनकी सेना जो आतंकवादियों को प्रायोजित करती है, वो गतिविधियां अचानक बढ़ेंगी। वो भारत के लिए अधिक चिंताजनक। पर प्रेम शुक्ला जी, अभी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो वीक हो रहा है, एक ऐसा आर्मी चीफ है जो ताकतवर होता जा रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ रहे कुर्सी पर तो फायदा क्या है? भारत के बातचीत में तो कुछ फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि वो तो अपने मुल्क में कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी पोस्चरिंग से हमको क्या मिलेगा? रावलपिंडी की एनओसी के नहीं, देखिए, बिना रावलपिंडी की एनओसी के नवाज शरीफ जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भी नहीं आ सके। लेकिन वहां कम से कम लोकतंत्र का एक चेहरा होता है जिससे आप लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का चेहरा भी खत्म हो गया तो आप बातचीत वहां की सेना से क्या सीधी की जानी चाहिए, इस पर भारत को एक विचार तो करना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब के साथ बातचीत कर ली थी तो बातचीत तो हो ही जाएगी। 1999 में क्या हुआ? नहीं, परवेज, देख, वही मैंने कहा ना कि जैसे परवेज मुशर्रफ आए तो 99 से 2003 तक आतंकवाद का प्रायोजन बढ़ा। जब उनको लगा कि हमारी सरकार स्थिर हुई तो उन्होंने आगरा वार्ता की, सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। तो ये स्थिर होने में समय लगता है वहां की सेना को, शासन में। जी काजू साहब, तो वो जो अवधि है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। काजू साहब कुछ बोल रहे थे। देखिए, चाहे शुक्ला जी कुछ भी कहें, दरअसल बात अब यह है कि मोदी जी को अपनी पाकिस्तान नीति बदलनी पड़ेगी। उनको फिर से उनको और उनके सलाहकारों को फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा। जिस बुनियाद पर उनकी नीति बनी थी वो बुनियाद ही हिल गई है। शुक्ला जी, हाँ, नहीं, ये सच बात है कि यदि नवाज शरीफ बेहद कमजोर हो जाएंगे और उनकी कोई स्थिति नहीं रहेगी, मिलिट्री वहां ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो भारत को अपने हितों के अनुसार वार्ता करनी होगी। क्योंकि हम नवाज शरीफ को वहां टिकाने की स्थिति भारत की तो नहीं है कि भारत ये स्थिति तो नहीं उत्पन्न कर सकता कि नवाज शरीफ वहां सत्ता में मजबूत हो जाएंगे भारत के चाहने पर। सुशांत, मैं आता हूं 1 मिनट में, लेकिन पहले वंकवानी साहब मैं आपके पास आऊंगा। वंकवानी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। मैं यही चाह रहा था कि आपको जवाब दूं। जी। पहली चीज ये कि अगर मोदी सरकार अपने टेन्योर में ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब कमजोर हो चुके हैं, मैं समझता हूं उनकी भूल है। यही टाइम है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लॉन्ग डिस्प्यूटेड जो मैटर्स हैं, यही लीडरशिप है जो इस मसलों को हल कर सकती है। ये अपोजिशन और मीडिया अगर इन चीजों को हाईलाइट करे कि ये कमजोर हो चुका है, आज भी 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के साथ है। कोई कू वाली सियासत नहीं है। अगर 2/3 मेजॉरिटी है, इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर का, मैं समझता हूँ वंकवानी साहब, आज मुल्क, आपकी सरकार क्या कोई भी फैसला ले सकती है जो आर्मी के बगैर कोई भी फैसला ले सकती है? आज मुझे बताएं, कभी हिस्ट्री में ऐसे हुआ कि पठानकोट का वाकया हो और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके यहाँ पे एफआईआर कटी हो? कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ? ये प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हिस्ट्री में तो ये भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लोग आके हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन करें। अब बारी आपकी है, क्या आप हमारी एनआईए को अलाउ करेंगे अपने यहाँ? मैं आवाज समझा नहीं। 10 बार क्या कह रहे हैं आप? हमारी एनआईए को मैं कह रहा हूँ बुलाएंगे अपने यहाँ? का दाम दे रहे हैं आज, वो फोन कॉल का दाम चुका रहे हैं नवाज शरीफ, क्योंकि फौज को वो बिल्कुल नागवार लगा था। एंकर साहब मुझसे पूछे, मुझे इनका आवाज समझ में नहीं आ रहा, इनका क्वेश्चन क्या है? काटजू साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी को पसंद नहीं आया था उस वक्त जो नवाज शरीफ ने फोन कॉल किया पठानकोट के बाद, उसमें आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को दिक्कतें थी। कभी भी ये सोच नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है और उनके भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हम दोनों एक मुल्कों की सरजमीन को एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं करेंगे। इस वक्त 66 सालों के अंदर इंडिया की भी आर्मी और जमहूरी क़यादत ने सबक सीखा है, हमने भी बहुत कुछ सबक सीखा है। इस वक्त दोनों मुल्कों का फ्यूचर, दोनों मुल्कों का एशियन टाइगर बनने के लिए एक दूसरे के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। अगर आप इस सोच में पड़े अगर आप नहीं चाहता हूँ, इन्होंने एक मिनट मेरी जवाब दीजिए। मेरा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने पठानकोट की बात की, आपने गुरदासपुर की बात की, आपने ये
हम JIT की बात की। मुझे ये बताइए, अगर सबको जमा करके देखा जाए तो इसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ है? जीरो हुआ है। मैं तो कहता हूँ पहले से उनकी जो नवाज शरीफ जी हैं उनकी जो पोजीशन बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। मैं ये आप जहन से निकाल, अगर ये आप जहन में डालेंगे कि नवाज शरीफ की पोजीशन कमजोर हो चुकी है, तो फिर आप अपना मोदी साहब को जो टाइम मिला है अपनी हुकूमत का, जो डिसीजन ये अपनी हुकूमत में कर सकते हैं, इनकी खुद की कोशिशें ये होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मजबूत होंगे तो मैं अपने वंगवानी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, आप चाह रहे हैं कि आपकी कमजोर होती हुकूमत को हमारे प्राइम मिनिस्टर मदद करें, सपोर्ट करें और उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, और आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहे, पठानकोट, गुरदासपुर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वंगवानी साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब यही सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मजबूत हुकूमत होगी तो उनके साथ वो अपने टेन्योर में जो कुछ करना नवाज शरीफ साहब की अगर मजबूत हुकूमत है, आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, तो आप उनको रिप्लेस करने का क्यों नहीं सोचते हैं? जब वो करप्शन के चार्जेस से निकल आएंगे तो दोबारा बन जाए प्राइम मिनिस्टर। अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, क्यों कुर्सी इतनी प्यारी है? पहली चीज ये कि कोई करप्शन की चार्जेस उसके ऊपर नहीं है। दूसरी चीज ये कि फैमिली पर तो है, हमारे पास 4 साल के अंदर कितनी ज्यादा रकम इकट्ठी हो गई है परिवार के पास। इतना बड़ा रईस ना हो। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी TOR बनाएगी, वंगवानी साहब, अगर इतने ही इनोसेंट हैं नवाज शरीफ साहब, तो उनको ये सलाह दीजिए ना कि 6 महीने के लिए कुर्सी अलग कर दे, कुर्सी छोड़ दे और किसी और को बना दे और फिर लौट आए कुर्सी पर। 6 महीने के बाद एक ऐसे इल्जाम लगते रहे और ये ऐसे इल्जाम नहीं है, दुनिया भर में है पनामा पेपर लीक्स, दुनिया भर को हिला दिया है इसने, तमाम मुल्कों में इस पर इंक्वायरीज हो रही हैं, लोगों ने अपनी कुर्सियां छोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर तक ने कुर्सियां छोड़ी है। मैं समझता हूं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है, उसकी सरबराही में जुडिशियल कमीशन अगर बनती है, वो TOR फिक्स करती है। जिस तरीके से वो फोरेंसिक ऑडिट कराए, किसी इदारे के हेड को कराए, मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद कोई रहती है। आखिरी में वक्त की कमी है, माफी के साथ वंगवानी साहब, मेरा सवाल आप ही से, क्या राहिल शरीफ नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, कभी भी वो नवाज शरीफ की पॉलिसियों से हट के कभी भी उन्हें करप्शन के मामले में भी, चाहे कराची की करप्शन के मामले में भी, बिल्कुल। आज अगर नया भी FIA जहाँ पे भी रेंजर्स वगैरह की मदद चाहते हैं वहाँ पे मिलती है। ये गलत जो है ना नेगेटिव सोच जो वो दी जा रही है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, माफी कि ये जो कुछ हो रहा है, आर्मी का एक इदारा जैसे इंडिया में जमहूरी हुकूमत के नीचे है, आज यहाँ पे भी आर्मी का इदारा जमहूरी हुकूमत के। वंगवानी साहब, दुनिया भर की प्रेस में पाकिस्तान की खबरें हैं और सब चीज एक ही बात कह रही है कि राहिल शरीफ ने अपने इन कदमों से नवाज शरीफ को परेशान कर दिया। आपको लग रहा है कि मीडिया को सिर्फ बाल की खाल निकालना आता है? आई एम सॉरी टू से, मैं चाहूंगा आप अपने देश की मीडिया से बात करके देखें वो लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का इस डिबेट में। हमारा आज का सवाल था, हमने आप लोगों से पूछा था कि क्या पाक सेना पनामा पेपर्स लीक की आड़ में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने की फिराक में है? हजारों की संख्या में आपके SMS मिले हैं। 93% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 7% नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पोल पर भी पूछा कि क्या तख्ता पलट की तैयारी चल रही है नवाज शरीफ की? 90% लोग हाँ बोलते हैं, 10% नहीं में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि नवाज शरीफ के लिए आने वाला वक्त काफी मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ बहुत तेजी से बहुत पॉपुलर अपने मुल्क में होते जा रहे हैं। वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का। मेरे साथ अब इस खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आकाश सोनी, जो इस वक्त जुड़ गए। आकाश, सुमित, भारत ने चीन को बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी आप थोड़ी देर पहले पठानकोट की बात कर रहे थे, उसके मास्टरमाइंड मसूद अजहर को चीन ने यूनाइटेड नेशंस में बचाया था। अब जिसे चीन आतंकवादी कहता है, उसी ईसा को भारत ने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप है। चीन इससे परेशान है। खबरें और भी होंगी ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे में।